हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन वे पर स्वागत है। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु इकोनॉमिक्स की दूसरी क्लास में आप सभी का वेलकम करता हूं। कल की क्लास में फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स हमने स्टार्ट किया था, जहां पर कई चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि अर्थव्यवस्था बेसिकली होती क्या है यह हमने समझा। इसके बाद इकोनॉमी में टाइप्स क्या होते हैं, साथ में मेजर कंपोनेंट्स क्या होते हैं, उस पर हमारी बात चल रही थी। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में जो हम लोग बात कर रहे थे, ये बात हम लोग कल की क्लास में कर रहे थे कि भाई कैपिटल इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच का अंतर क्या होता है। इस अंतर में भी मेन फीचर्स हम लोग डिस्कस कर चुके थे, जैसे कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ये एक ऐसा बाजार है जहां पर ज्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी एक ऐसा अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर है जहां पर ज्यादातर चीजें सरकार के अंतर्गत आती हैं। और मिक्स्ड इकोनॉमी की खास बात यह है कि यहां पर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। इनके अपने बेनिफिट भी हैं और इनके अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मुक्त बाजार होता है, मतलब व्यक्ति कंप्लीटली बिल्कुल फ्री है, कहीं पर भी जाके कोई भी वस्तु खरीद सकता है, कितने भी दामों में खरीद सकता है। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, प्रॉफिट ही केवल एक उद्देश्य होता है। और गवर्नमेंट जो है इनका इंटरप्शन बहुत कम होता है, जबकि सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल इसके उलट है। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार का हस्तक्षेप हर एक जगह पर होगा। ज्यादातर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो सब गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग ही आती हैं। लोग भी सरकारी नौकरी ही करते हैं, सरकार के अंतर्गत ही काम करते हैं। और इसका मेन उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर। क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो प्रॉफिट के लिए नहीं, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने लोगों का ख्याल रखना। जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसका एग्जांपल हमारा देश है, जहां पर आपको हर एक चीज में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही ऑप्शन मिलेंगे, चाहे आप बैंकिंग में जाएं, चाहे आप पेट्रोल में जाएं, चाहे आप गैस में जाएं, चाहे आप कम्युनिकेशन में जाएं, आप हर एक जगह पर आपको इस तरीके की मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर वेरियस ऑप्शन मिलेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी डेवलपिंग कंट्री के लिए वरदान है, सबसे बेहतर है, क्योंकि यहां पर आपको कस्टमर्स को एक अच्छी खासी वस्तुओं की रेंज मिल जाती है। यह बात हमारी हो चुकी थी। देन एग्जाम्पल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि भाई कौन कौन से देश हैं और क्यों हैं। देन हम लोग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस कर चुके थे, और कस्टमर की चॉइस की अगर बात करें तो वो भी डिस्कस कर चुके थे। अब यहां से स्टार्ट करते हैं, वहां तक हो चुका था। इकोनॉमिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं तो यहां पर प्रतिस्पर्धा और लाभ उद्देश्य के कारण उच्च दक्षता देखने को मिलती है। इसका मतलब यह है कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जहां पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहां पर आपको किसी भी चीज की क्वालिटी बेहतर मिलेगी। एक बात बताइए मुझे, सिर्फ एक बात बताइए कि मान लीजिए आपको यह पेन बनाना है, ठीक है, आपको ये डिजिटल पेन बनाना है। पूरे इंडियन मार्केट में आपके अलावा कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो डिजिटल पेन आज तक बना पाई हो। अब आप मुझे खुद बताइए, इस केस में क्या होगा? आपकी मोनोपोली हो जाएगी। मोनोपोली का मतलब आप जो बना के बेचोगे दूसरों की मजबूरी है उसे खरीदना, क्योंकि आपके अलावा मार्केट में कोई प्लेयर ही नहीं है, आपका कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है। भले ही दूसरे देशों में इससे 10 गुना ज्यादा अच्छा डिजिटल पेन हो, जो कि हर तरीके से काम कर रहा है, ज्यादा एफिशिएंसी है, बोर्ड पर जब काम करो तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, इंटरफेस पर भी अच्छे से चलता है, लेकिन आपका जो पेन है वो उनके सामने बहुत एवरेज है। बट फिर भी इस देश में आप अगर अकेले हैं तो कोई आपके ऊपर उंगली उठाने वाला ही नहीं है, क्योंकि आप इकलौते प्लेयर हो। जबकि इसके विपरीत आप जरा सोच कर देखिए कि आपके सामने मार्केट में 10 लोग खड़े हो जाए, ऐसी कंपनीज 10 खड़ी हो जाएं जो बोलें कि हम भी डिजिटल पेन बनाएंगे। अब बताइए, अब क्या आप अपना एवरेज प्रोडक्ट लेकर बिजनेस कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। आपको अपने आप को अपडेट करना होगा, आपको अपनी टेक्नोलॉजी उनके बराबर लानी होगी, तभी आप मार्केट में टिक पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कंपटीशन होता है, जो प्रतिस्पर्धा होती है, वो उच्च दक्षता को भी लेकर आती है। ऐसे मार्केट में जैसे कि अमेरिका हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, यहां पर कैपिटल इकोनॉमी की ही वजह से लोगों को जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट बड़ा जेन्युइन मिलता है।
हमारे देश में यही कारण है कि आप देखोगे मिक्स्ड इकोनॉमी की वजह से हमारे देश में चीजों में क्वालिटी नहीं है। आप फल लेने जाओ, क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं, जो क्वालिटी मेन एक्सपोर्ट हो जाती है। आप सब्जी लेने जाओ, आपको सारी जितने भी है केमिकल बेस्ड सब्जियां आज की डेट में मिलेंगी। ऑर्गेनिक सब्जियां ढूंढना मुश्किल हो रहा है हमारे देश में। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। लोगों के पास वेरियस ऑप्शन है, कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जबकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी लूज है, थोड़ी भी कमियां आपके प्रोडक्ट में, तो कोई हाथ ही नहीं रखेगा आपके प्रोडक्ट में, क्योंकि ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर हर कोई पैसा लेकर खड़ा हुआ है। उसको फिर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए। आप खुद पर भी इमेजिन करके देखिए, आप 20 रुपए किलो के हिसाब से सेब लेकर आए हो घर पे, एप्पल, 1 किलो में 5 एप्पल चढ़े थे, ठीक है, और उसमें से 2 खराब निकल गए। जैसे ही आपने काटा अंदर से खराब निकल गए। अब आप मुझे बताइए, अब आप वापस जाएंगे उसके पास वो 2 एप्पल दिखाने के लिए, लो भैया ये देखो सेब तुम्हारे सड़े हुए निकल गए, 20 रुपए किलो ही तो लाए हो? नहीं जाओगे, मैक्सिमम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूं आप 500 रुपए किलो सेब लाए हो, जिसमें 5 सेब चढ़े हैं, एक सेब 100 रुपए का है, उसमें एक भी सेब अगर खराब निकल गया तो आप वापस तुरंत भाग के जाओगे कंप्लेन करने उससे कि ये नहीं चलेगा, इसको बदल के दो। कारण क्या है? क्योंकि जब आप पे करते हो तो आपको फिर क्वालिटी भी चाहिए, सिंपली। दूसरी चीज, नवाचार और उद्यमिता को इससे प्रोत्साहन मिलता है। जितने ज्यादा कंपटीशन होगा मार्केट में, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंस्टीट्यूट हैं, और ज्यादा बेहतर करने का काम करेंगे। अगर कोई उनके अगेंस्ट ही नहीं खड़ा है तो वो अपने आप को अपडेट क्यों करेंगे? खुद बताइए। सोशलिस्ट इकोनॉमी, यहां पर प्रतिस्पर्धा की कमी के कारण संभावित अक्षमता होती है। वही मैंने आपको कल समझाया था कि सुनने और देखने में आपको सोशलिस्ट इकोनॉमी बड़ी अच्छी लग रही होगी कि हाँ, रशिया के लोगों की लाइफ बड़ी अच्छी है, बिल्कुल शांति से रहते हैं, आराम से सरकारी नौकरी करते हैं, शाम को रशियन वोडका पी के डिनर करके सो जाते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि लैक ऑफ कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा जब है ही नहीं, तो लॉन्ग टर्म में वो कहीं ना कहीं पोटेंशियल की कमी को दर्शाता है। आपकी लाइफ अगर आसान हो जाए तो आप एफर्ट्स करना बंद कर देते हैं, ये ह्यूमन नेचर है, और अर्थव्यवस्था हमेशा ह्यूमन नेचर पर बेस्ड होती है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अर्थव्यवस्था में ह्यूमन नेचर का बहुत बड़ा रोल है, मेरी बात ध्यान दीजिएगा। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप कल को इंस्पेक्टर लगे, आप इंस्पेक्टर हो, ठीक है, आपका जो दोस्त है वो क्लैरिकल लग गई, आपकी एक दोस्त है वो क्लैरिकल में लग गई, उसका सीएचएसएल में हुआ, आपका सीजीएल में हो गया। अब आपकी सैलरी है 80,000 रुपए, जो आपकी मित्र है उसकी सैलरी है 40,000 रुपए, ठीक है, क्लियर? दोनों की अपनी अपनी अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक के पास 40,000 पर मंथ आ रहे हैं, एक के पास 80,000 पर मंथ आ रहे हैं। अब आपका सपना था, आपने कहा एक दिन बेटा, जिस दिन यूनिफॉर्म पहन ली जीएसटी इंस्पेक्टर की, उस दिन दुनिया जीऊंगा, उस दिन क्लब भी जाऊंगा, उस दिन बुलेट भी खरीदूंगा, बुलेट के पीछे लिखूंगा मारा बालम इंस्पेक्टर। आपने तुरंत बुलेट भी खरीद ली, ईएमआई जाती है 10,000 रुपए, आपका महीने का खर्चा है 20,000 का, आपने अलग से एक्सपेंस पाला हुआ है, आपको क्लबिंग करनी होती है। बाकी उसके बाद आपके जितने भी ओटीटी हैं सब पे आपको रिचार्ज चाहिए, वो आपका महीने का खर्चा हो गया। ओवरऑल करके आपके पास बचता है 10,000 रुपया, आप 70,000 रुपए खर्च कर देते हो। जबकि आपकी जो मित्र है वो पागल नहीं हुई है, उसे लगता है एक नौकरी मिली है और जीवन में ठीक तरीके से चलना होगा,
डिसिप्लिन में चलना होगा। 5,000 रुपए खाने का लग जाता है, कभी कभी आउटिंग कर ली, 3,000 रुपए उसके लिए मान लीजिए, 15 दिन में एक बार कर ली। बाकी आपका एक्सपेंसेस मान लीजिए 5,000 रुपए में निकल जाता है। घर पे भी दे देती है 10,000 रुपए। आप तो घर पे भी नहीं दे रहे हो 10,000 रुपए। घर वालों को बोल दिया 3 साल तक बोलना मत, 3 साल तक सिर्फ अय्याशी करूंगा, एक आवाज मत निकाल देना 3 साल तक। 3 साल के बाद पैसा दूंगा घर पे। ये बेचारी 10,000 रुपए घर पे भी दे देती है। 10, 10, 20 और 23,000 में चला लेती है। बचे कितने? 17,000 रुपए। आपके पास कितने बचे 80,000 में? 10,000 रुपए। मेरी बात का मतलब अब समझिएगा। अगर 3 साल के बाद देखें तो इन दोनों में से किसकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर होगी? ऑब्वियसली इसकी बेहतर होगी। इसकी सेविंग 17,000 रुपए है। आप इस बात पे मत जाइए। कोई फर्स्ट टाइम में अगर देखेगा तो वो स्ट्रक्चर देखेगा इकोनॉमी का। क्या देखेगा? स्ट्रक्चर। जब फर्स्ट टाइम में कोई देखेगा तो उसको बोला जाएगा ये इंस्पेक्टर है और ये क्लर्क है। दोनों की अर्थव्यवस्थाएं उसके दिमाग में आ गई कि ये बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये छोटी अर्थव्यवस्था है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ग्रेजुअली कौन सी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। मेरी बात आप समझ रहे हैं? हमेशा यह जरूरी नहीं है, इसीलिए मैंने कहा हमेशा यह जरूरी नहीं है कि जो बड़ी अर्थव्यवस्था है वही तेजी से ग्रोथ करेगी। नहीं, छोटी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है वो बड़ी अर्थव्यवस्था से ज्यादा हो सकती है। 3 साल के बाद जब आप देखेंगे इनकी सेविंग तो ये ज्यादा ग्रोथ कर चुकी होगी, जबकि ये बहुत कम ग्रोथ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका नेचर ओवरऑल मैटर कर रहा है और इसकी भी ग्रोथ ज्यादा होने में इसका नेचर भी मैटर कर रहा है। तभी मैंने कहा व्यवहार जो व्यक्ति का होता है उसका इंपैक्ट अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। क्लियर हो रही है बात? इसका एक आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूं। अमेरिका दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, बट वो बड़ी धीमी गति से ग्रो करती है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की नंबर 5 की अर्थव्यवस्था है। लेकिन जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो अमेरिका की जो ग्रोथ है वो 2 पॉइंट समथिंग की ग्रोथ से बढ़ रही है इकोनॉमी, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 5% प्लस की ग्रोथ से बढ़ रही है। एक और इसका एग्जांपल आपको देता हूं। चीन की अर्थव्यवस्था दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वो अर्थव्यवस्था 3% की ग्रोथ रेट से बढ़ रही है, जबकि हमारी अर्थव्यवस्था उनसे 3 पायदान पीछे है, बट फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ उससे भी ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ज्यादा परसेंटेज से ग्रो कर रही है। नहीं, डिपेंड करता है बिहेवियर के ऊपर कि इकोनॉमी का बिहेवियर कैसा है। तो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है यहां पर हमें इसी वजह से क्या देखने को मिलता है? पोटेंशियल में कमी देखने को मिलती है। तभी रशिया जैसे देश आप देखोगे इकोनॉमी में 10 पायदान तक भी नहीं है। राज्य एकाधिकार से नौकरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। भाई सीधी सी बात है, सारे सरकारी नौकर हैं, ब्यूरोक्रेसी होगी, और ब्यूरोक्रेसी का मतलब यह है जब सारी चीजें लोगों के ही हाथ में है, गवर्नमेंट के ही हाथ में है, तो यहां पर भ्रष्टाचार बहुत बड़े लेवल पर हो सकता है, क्योंकि कोई आवाज उठाने ही वाला नहीं मिलेगा। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो बाजार की विफलताओं को सुधारने हेतु नियमन के साथ दक्षता का प्रयास यहां पर किया जाता है। यहां पर जब मार्केट में स्लोडाउन देखने को मिलता है तो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों उसे सुधारने का प्रयास करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करता है और भारत सरकार की तरफ से कई सारे प्रयास किए जाते हैं, जैसे कि सब्सिडी दी जाती है लोगों को, भारत सरकार की तरफ से अलग अलग योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये सब किस लिए? अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए। प्रतिस्पर्धा और सरकारी हस्तक्षेप में एक संतुलन देखने को मिलता है इस बाजार में। जहां पर प्राइवेट सेक्टर है वहां पर आपको कंपटीशन दिखाई देगा, जबकि जहां पर पब्लिक सेक्टर है वहां पर लोगों के वेलफेयर के लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। तो ये एक संतुलन है मिक्स्ड इकोनॉमी में।
तो अभी तक जो हम लोगों ने बात करी, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी समझ गए होंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस अमंग कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तीनों का अंतर अब आपको साफ तरीके से पता है। कोई नींद में भी उठा के पूछेगा तो आप बता दोगे। आगे चलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंदर अर्थव्यवस्था के सेक्टर आ जाते हैं। हमने अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया हुआ है। तो अर्थव्यवस्था में मेजरली 3 सेक्टर होते हैं, बट अगर हम ओवरऑल बात करें तो 5 सेक्टर्स में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, पहला सेक्टर जो है इसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा जिसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर, और तीसरा जिसको बोलते हैं टर्टियरी सेक्टर। मैं इसको लिख देता हूं एक बार। जो हमारी अर्थव्यवस्था में सेक्टर हैं, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, अर्थव्यवस्था में बेसिकली कितने सेक्टर हैं? 3 सेक्टर है। पहला जिसको प्राइमरी बोलते हैं, हिंदी में इसी को बोलते हैं प्राथमिक सेक्टर। दूसरा जिसको सेकेंडरी बोलते हैं, हिंदी में इसी को द्वितीयक बोलते हैं। और तीसरा जो है इसको बोलते हैं टर्टियरी सेक्टर, हिंदी में इसी को तृतीयक बोलते हैं। ये 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में वो आ जाते हैं, वैसे चौथा और पांचवा भी होते हैं सब सेक्टर, अभी उसकी बात करेंगे, बट मेजर यही 3 होते हैं। आप इस पे ज्यादा फोकस करिएगा। जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर में जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं वो आ जाते हैं। क्या आ जाएंगे यहां पर? नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएंगे, नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती कर रहे हो ना, वो प्राकृतिक है ना संसाधन, जमीन पे कर रहे हो ना खेती। तो कृषि किसका पार्ट है? प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। और क्या आ जाता है? फिशरीज आ जाती है, मछली उत्पादन, ये सब आपके आ जाते हैं किसमें? प्राथमिक में। और क्या आया? नेचुरल रिसोर्सेज में और क्या मिल रहा है आपको? क्रूड ऑयल, जमीन के नीचे मिल रहा है ना तेल, वो भी किसका एग्जाम्पल है? प्राथमिक का। अब सेकेंडरी में कौन आते हैं? जो भी आपका प्राथमिक सेक्टर से आपको मिलता है, प्राइमरी सेक्टर से जो भी मिलता है, उसको हम प्रोसेस जब करते हैं तो प्रोसेसिंग सारी हमारी सेकेंडरी में आ जाती है। किस में आ जाती है? सेकेंडरी में। तो सेकेंडरी में क्या है? प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी। अब समझिएगा मेरी बात को। क्रूड ऑयल का आपने उत्पादन किया, ठीक है। अब ये जो कच्चा तेल है, ये कच्चा तेल तो गाड़ियों में नहीं पड़ जाएगा ना सीधे। एक सेकंड, माफी चाहता हूं, एक सेकंड दीजिएगा। हाँ जी, अभी मैं ऑडिबल हूं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला? सेकेंडरी सेक्टर में क्या आते हैं? जितनी भी प्रोसेसिंग हम प्राइमरी सेक्टर की करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल हमें जमीन के नीचे मिला। ये कच्चा तेल हम सीधे अपनी गाड़ी में तो नहीं डाल लेंगे, गाड़ी चलेगी ही नहीं। उस कच्चे तेल को प्रोसेस करके पेट्रोल बनता है और डीजल बनता है।
पेट्रोल ज्यादा रिफाइंड होता है, डीजल कम रिफाइंड होता है। तो ये जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हो ना, कच्चे तेल से पेट्रोल और डीजल बना रहे हो, वो आपका सेकेंडरी सेक्टर में आता है। एग्रीकल्चर, चावल आपने पैदावार करी, धान की पैदावार हुई, अब धान को ऐसे तो खा नहीं लिया जाएगा। आपको क्या लगता है खेतों में चावल सीधे व्हाइट कलर के ऐसे निकल आते हैं, उनको तोड़ लिया जाता है? नहीं, प्रॉपर एक फली होती है। ऊपर से क्या पता आप समझ ही ना पाओ, आपको गेहूं लगे अगर आप पहली बार में देखो, एक्चुअली वो धान होता है। ऊपर का छिलका हटाया जाता है, जब छिलका मशीन से हटता है तो अंदर चावल निकलता है। तो वो जो प्रोसेसिंग हो रही है वो सेकेंडरी सेक्टर में हो रही है। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? और तीसरा जो टर्टियरी सेक्टर है, टर्टियरी सेक्टर में जितनी भी आपकी सर्विसेज हैं वो आ जाती हैं। ऑल सर्विसेज, ऑल सर्विसेज, जैसे कि बैंकिंग। आप बैंक में जाते हो तो कुछ खरीदने तो गए नहीं हो, बैंक से कुछ खरीद के तो नहीं लाते हो ना, सर्विस लेने गए हो। एग्जाम्पल, बैंक। आप लॉयर के पास जाते हो, कुछ खरीद के तो नहीं लाते हो, आप एडवाइस लेकर आते हो। तो लॉयर क्या कर रहा है? आपको सर्विस दे रहा है, लॉयर। ठीक है। आप पुलिस के पास जाते हो, पुलिस से कुछ खरीदते तो हो नहीं, वो आपको सर्विस दे रही है। ये सारे सर्विस सेक्टर में आ जाते हैं, तृतीय क्षेत्र में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसी को अब हम समझेंगे। प्राइमरी एक्टिविटीज या फिर प्राइमरी सेक्टर आप बोल सकते हो, वे आर्थिक गतिविधियां हैं जिनमें पृथ्वी से प्राकृतिक संसाधनों का सीधे निष्कर्षण या संग्रह किया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि कृषि हो गई, माइनिंग हो गई। माइनिंग में आप देखते हो, आप खुदाई करके चट्टानों से सोना निकालते हो, लोहा निकालते हो, अब्रक आपको मिल रहा है, ये सब माइनिंग से ही तो मिल रहा है। माइनिंग करके ही आपको क्रूड ऑयल भी मिल रहा है। हंटिंग हो गया, मछली उत्पादन हो गया, या फिर फॉरेस्ट्री हो गई, ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन से जुड़े हुए हैं। तो ये सब किस में आते हैं? प्राइमरी सेक्टर में आ जाते हैं। इन गतिविधियों में प्राकृतिक संसाधनों का सीधे उपयोग किया जाता है। जो भी नेचर से जुड़ा हुआ है और अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा है, वो सब प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। जबकि दूसरा है हमारा सेकेंडरी सेक्टर। वे आर्थिक गतिविधियां इसमें आती हैं जिनमें प्राथमिक गतिविधियों से प्राप्त कच्चे माल को संसाधित करके तैयार या अर्ध तैयार वस्तुओं में बदला जाता है। एग्जाम्पल, जैसे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैसे? जैसे कि मान लीजिए शहद आपको मिल रहा है। शहद कहां से मिला? मधुमक्खी के छत्ते से मिला। उसको एक कंटेनर में डाल लिया गया या फिर बड़े बड़े ड्रमों में इकट्ठा कर लिया जाता है। अब वो ड्रम्स लाए जाते हैं फैक्ट्रीज में, फिर उसको रिफाइन किया जाता है। पहले फिल्टर किया जाता है हनीकॉम्ब से, उसके बाद फिल्टर किया जाता है, उसके बाद उसमें दूसरे ऐसे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं जिससे कि एक लंबे अरसे तक वो फ्रेश बना रहे, उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना होने पाए। उसके बाद कांच की शीशियों में उसे पैक किया जाता है, ढक्कन लगाया जाता है, ढक्कन सील किया जाता है। उसके बाद ऊपर से लेबलिंग होती है, लेबलिंग में फिर प्रिंटिंग होती है, एंड देन फिर वो मशीन से रेडी है बाहर मार्केट में आने के लिए। दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। क्लियर हो रही है बात? एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का। ठीक है, स्टील प्रोडक्शन में आप समझिएगा मेरी बात। स्टील किससे बन रहा है? स्टील किससे मिल रहा है? 3 धातुओं को मिलाकर बन रहा है। और वो धातुएं हमें कहां से मिल रही हैं? वो धातुएं हम माइनिंग के थ्रू ला रहे हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो लोहा हमें कहां से मिल रहा है? माइनिंग में, प्राइमरी सेक्टर से लोहा मिला। लेकिन जब आप उसे स्टील में कन्वर्ट कर रहे हो तो मतलब आप उसे प्रोसेस कर रहे हो, और प्रोसेस जैसे ही आपने प्राइमरी को कर दिया, दैट मीन्स कि आप सेकेंडरी सेक्टर में हो। टेक्सटाइल फैक्ट्रीज, कपड़ों के कारखाने, ये कपड़ा कहां से आ रहा है? ये कपड़ा कहां से आ रहा है? रेशम आपको कहां से मिल रहा है? रेशम के कीड़े से मिल रहा है ना। रेशम का कीड़ा लार्वा प्रोड्यूस करता है, उस लार्वा से कपड़ा बनाया जाता है ना। तो जो लार्वा आप ले रहे हो वो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। लेकिन जब आप कपड़ा बना रहे हो तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसमें कंसीडर करते हैं? इसीलिए सेकेंडरी में, क्योंकि कपड़ा बनाने के लिए आप उस लार्वा को प्रोसेस करते हो।
फूड प्रोसेसिंग, एग्जाम्पल मैंने आपको शहद का दिया, चावल का एग्जाम्पल दिया, ये सब आपके फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आते हैं। ओवरऑल ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं ये सब सेकेंडरी में आते हैं। टर्टरी सेक्टर तीसरा, जहां पर मैंने आपको अभी बताया कि सारी सर्विसेज आ जाती हैं। तृतीयक गतिविधियां सेवा आधारित गतिविधियां होती हैं, जो वस्तुओं का उत्पादन करने के बजाय लोगों और उद्योगों को सेवाएं अपनी प्रदान करती हैं। एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से जो ट्रेन चलाई जा रही है या बसेस चल रही हैं, जो टैक्सियां चल रही हैं, ये सब आपके टर्टेरी सेक्टर में आ जाती हैं। केवल गवर्नमेंट की नहीं, प्राइवेट की भी। आप मान लीजिए एक ओला कार से जा रहे हो या फिर आपने उबर बुक करी, तो वो भी आपको सर्विस ही दे रहा है ना, तो वो भी टर्टेरी सेक्टर में आएगा। बैंकिंग हो गई, एजुकेशन हो गई। जैसे कि मैं किस सेक्टर में आऊंगा, मैं आ रहा हूं टर्टेरी सेक्टर में। आप मुझसे कुछ खरीद नहीं रहे हो, कोई वस्तु नहीं आप मुझसे खरीद रहे हो, मैं आपको सर्विस दे रहा हूं। एक टीचर अपनी सर्विस देता है, एक लॉयर अपनी सर्विस देता है, एक पुलिस पर्सन अपनी सर्विस देता है, एक डॉक्टर अपनी सर्विस देता है। आप डॉक्टर से कुछ खरीदते तो हो नहीं वस्तु, ये सब सर्विस दे रहे हैं, मतलब टर्टेरी सेक्टर में आते हैं। हेल्थ केयर हो गई, पर्यटन हो गया, रिटेल ट्रेड हो गया, ये सब आपके टर्टेरी सेक्टर में आते हैं। नाउ मैंने आपको बोला था मेजर 3 सेक्टर है, उसके बाद चौथा और पांचवा भी है। चौथा जो सेक्टर है इसको हम लोग चतुर्थक गतिविधियां हिंदी में बोलते हैं, या अंग्रेजी में आप इसे क्वार्टरनरी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आ जाती हैं, इसमें आपकी स्पेशली जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल सर्विसेज हो गई, या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग हो गई, ये सब इसमें आ जाते हैं। थोड़ी डिफरेंट तरीके की सर्विसेज है। एग्जाम्पल जैसे कि आप किसी भी क्षेत्र में R&D कर रहे हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप कोई सर्विस तो अभी नहीं दे रहे हो। सर्विस आप कब दोगे, जब आप R&D कर चुकोगे और उस प्रोडक्ट से आप सर्विस दोगे, किसी को फायदा पहुंचाओगे। अभी आप रिसर्च कर रहे हो केवल, मेरी बात आप समझ रहे हो, अभी आप रिसर्च कर रहे हो, लेकिन उसका भी आपको पैसा मिल रहा है। आपको पता है जब आपको स्कॉलरशिप मिलती है यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड से या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, MIT USA से, तो ये लोग आपको रिसर्च करने का भी पैसा देते हैं। वो आपको इनवाइट करते हैं, उनको पता है इसने मेरा एग्जाम क्वालिफाई किया है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स। तो वो जानते हैं कि आज वो आपके ऊपर पैसा लगाएंगे तो कल वो आपसे कमाएंगे भी। ठीक है, तो वो आपको अपनी लैब्स में बुलाते हैं, वो बोलते हैं आप जितना भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना चाहते हो आप करो, आप अपनी थीसिस लिखो, हम आपका खर्चा उठाएंगे। लेकिन वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराते हैं। कल को जैसे ही आपकी थीसिस पास होगी, फिर आप हमारी लैब को ही टाइम दोगे अगले 5 साल तक। क्लियर हो रही है बात? तो R&D हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गई, डेटा एनालिसिस हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एजुकेशन के साथ अगर ट्रेनिंग जुड़ जाए, तो ये सारी चीजें पार्ट हैं किसका, 4th सेक्टर का, जिसे हम लोग बोलते हैं क्वार्टरनरी। उसके बाद 5वीं और आखिरी, जिसे बोलते हैं क्वीनरी एक्टिविटीज, या फिर हिंदी में पंचमक सेक्टर या गतिविधियां आप बोल सकते हो। इसमें क्या आता है, क्वीनरी में उन लोगों को रखा जाता है जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, जो बड़े बड़े निर्णय लेते हैं। एग्जाम्पल गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल आप मान लीजिए नीति आयोग। नीति आयोग फैसला लेता है कि हर एक राज्य को कितना पैसा दिया जाएगा इस बार डेवलपमेंट के लिए, मीटिंग कब बुलानी है सभी राज्यों और यूटीज की। तो ये सब क्या है, ये सब आपके क्वीनरी एक्टिविटीज में आ जाती हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पॉलिसी बनाता है, तो RBI जो है वो आपको सर्विस तो नहीं दे रहा है ना। आप बैंक जाओ, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गए, वो आपको सर्विस दे रहा है। आप PNB गए, आप कैनरा बैंक गए, आप ICICI बैंक गए, एक्सिस बैंक गए, ये सब आपको सर्विस दे रहे हैं। लेकिन क्या आप अपना खाता RBI में खुला सकते हो? नहीं खुला सकते। RBI का काम ही नहीं है आपको सर्विस देना। RBI पब्लिक डीलिंग करता ही नहीं है, वो सेंट्रल बैंक है। उसका काम क्या है, पॉलिसीज बनाना। वो जो पॉलिसी बनाता है उसी पॉलिसी पर सारे बैंक चलते हैं।
क्लियर हो रही है बात? तो जितने भी बैंक हैं वो सब टर्टेरी सेक्टर में आते हैं, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह आपका क्विनरी सेक्टर में आता है। टॉप लेवल कॉर्पोरेट मैनेजमेंट, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, प्राइवेट कंपनीज में भी टॉप लेवल मैनेजमेंट, जैसे टीसीएस हो गई, विप्रो हो गई, ठीक है, या मैं कह रहा हूं उतनी बड़ी कंपनीज छोड़िए, मैं आपके आसपास की ही बात कर लेता हूं। जैसे मान लीजिए सिलेक्शन वे है, तो यहां पर भी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट है जो कि डिसीजन ये लेता है कि सिलेक्शन वे में काम कैसे होगा, सिलेक्शन वे में बच्चों को और क्या देना चाहिए, बच्चों के मॉक टेस्ट में और क्या काम करना चाहिए। तो वो जो डिसीजन ऊपर से लिया जा रहा है वो तबका क्विनरी एक्टिविटी में आएगा। साइंटिफिक लीडरशिप, साइंटिस्ट डायरेक्टली अपनी सर्विस नहीं दे रहे हैं, ठीक है, बट वो कुछ बना रहे हैं, कुछ नया फॉर्म कर रहे हैं, तो वो भी इसी में कंसीडर किए जाते हैं। इन गतिविधियों में समाज में महत्वपूर्ण निर्णय, निर्माण और नेतृत्व की भूमिकाएं शामिल होती हैं। ये ऐसे निर्णय लेते हैं जो कि ग्राउंड लेवल पर एक बड़े पैमाने पर अप्लाई हो जाते हैं। तो सभी को ये 5 सेक्टर समझ आए भाई? सभी को समझ आए 5 सेक्टर? सर जो आपने हिस्ट्री पढ़ाई है, पढ़ के बहुत मजा आया सर, ऐसा लग रहा है स्टोरी टेलिंग मस्ट। अभी देखिए, आप बोल रहे हैं कि स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी है, मेरा सीधा कहना है कि जो हिस्ट्री का टीचर है उसको एक अच्छा स्टोरी टेलर होना चाहिए, या यूपी की भाषा में बोलें तो थोड़ा बकैत होना चाहिए, ठीक है, बकैती करनी आनी चाहिए। तो हिस्ट्री तभी अच्छी बनती है। अगर आपको स्टोरी टेलिंग नहीं आती है तो आप हिस्ट्री को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते, ठीक है। तो कहानी बनाना आना चाहिए। आपको पता है मैं 3 बार कॉन्फ्रेंस आउट हूं, बेंगलोर यूनिट 17 से, भोपाल से भी आउट हूं, एयरफोर्स की, बेंगलोर यूनिट 17 से आर्मी की हूं। तो जो एसएसबी होती है वहां पे पहले दिन आपका जो टेस्ट होता है, सेकेंड राउंड में जीडी होता है, बट फर्स्ट राउंड में आपका एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में क्या होता है, एक तो आपकी नॉन वर्बल रीजनिंग आती है, और दूसरा जो होता है वहां पर आपको पीपीटी होता है। पीपीटी का मतलब पिक्चर परसेप्शन टेस्ट। आपको 30 सेकंड के लिए एक ब्लर पिक्चर दिखाई जाएगी। उस 30 सेकंड में आपको उस पिक्चर को जज करना है, आपको जो भी दिखे फिर वो आपको स्टोरी बना के लिखना है। उस स्टोरी को भी लिखने का एक तरीका होता है। स्टोरी पहले आपको फ्रेम करनी होगी, उसमें आपको कैरेक्टर बताने होते हैं, कितने कैरेक्टर हैं, फिर उस स्टोरी की शुरुआत आपको करनी होगी, फिर बॉडी लिखनी होगी, और इस बात का ध्यान रखना है कि स्टोरी की एंडिंग पॉजिटिव हो। अब वो जो ब्लर पिक्चर है, कुछ लोग आपके साथ सब एक साथ ही बैठे होंगे हॉल में, कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि एक बूढ़ी दादी बैठी हुई है, उनके पास एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, कुछ लोगों को लगेगा किसी की मां बीमार है, उसका बेटा उससे मिलने आया है हॉस्पिटल में, कुछ लोगों को क्या पता कुछ ही और दिख जाए, डाल पे एक कबूतर बैठा हुआ है। बात आ रही है समझ? तो स्टोरी टेलिंग बचपन से ही अच्छी थी, और वो उससे पहले स्टोरी मेकिंग में समझ गया था, तो उस वजह से कोशिश। तो सर नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा क्या? जी हाँ, जितने भी नए स्टूडेंट हैं ध्यान रखें, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है, लेकिन मैं कभी कभी ले लेता हूं। जब होगी तो मैं आपको पहले ही बता दूंगा। जब मुझे लगता है कि थोड़ा जल्दी कवर करना है, खींचना है, तो फिर मैं ले लेता हूं। जैसे सिलेक्शन बैच 1, 2, 3 में मैंने काफ़ी क्लासेस सैटरडे संडे को भी ली हैं। आपकी भी ज़रूरत पड़ेगी तो ले लूंगा, वैसे सैटरडे संडे ऑफ रहता है। ये 5 सेक्टर सभी को समझ आए? एक बार क्विक रिकैप यहां पे देख लो। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टरी, क्वार्टरनरी और क्वीनरी। प्राइमरी जो है नेचुरल रिसोर्सेज से जो कुछ भी हमें मिल रहा है। सेकेंडरी में सारी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग आ जाती है। टर्टरी में सारा सर्विस सेक्टर आ जाता है। क्वार्टरनरी में नॉलेज और इंफॉर्मेशन आ जाती है। और क्वीनरी में डिसीजन मेकिंग, टॉप लेवल की डिसीजन मेकिंग। एग्जाम्पल सारे आपको पता ही हैं। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमी में कुछ अलग अलग टर्म यूज किए जाते हैं। अब आप आगे जितनी भी इकोनॉमी पढ़ेंगे इन वर्ड्स का बार बार यूज होगा, तो मैं चाहता हूं आप इन वर्ड्स के बीच के अंतर को समझें। बहुत लोग कई कई दिन इकोनॉमी पढ़ते रहते हैं, लेकिन उन्हें इन 2 वर्ड्स के बीच का अंतर ही नहीं पता होता है। ये 2 वर्ड कौन से हैं? एक इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट।
हिंदी में अगर हम बात करें तो आर्थिक वृद्धि जिसको बोलते हैं और दूसरी तरफ आर्थिक विकास, इन दोनों वर्ड्स में जमीन और आसमान का अंतर है। जब भी आपसे कहा जाए आर्थिक वृद्धि, ठीक है, आर्थिक वृद्धि मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी परिभाषा है किसी देश के वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि, जिसे जीडीपी से नापा जाता है। आप हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ को जीडीपी के आधार पर नापोगे, आप डेटा के आधार पर नापोगे कि लास्ट ईयर हमारी जीडीपी ग्रोथ इतनी थी। मान लीजिए आपने कहा लास्ट ईयर हमारी जीडीपी ग्रोथ 5.2% थी, इस साल हमने देखा तो जीडीपी ग्रोथ 4.8% रह गई, मतलब आर्थिक वृद्धि में मंदी आई है। आर्थिक वृद्धि इस साल हमारी नहीं हुई है, हम माइनस में गए हैं। तो ये आंकड़ों के आधार पर आपको पता लग रहा है, और ये आंकड़े किस पर आधारित होते हैं? जीडीपी पर आधारित होते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। परेशान मत होइएगा, जीडीपी अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन आर्थिक विकास का मतलब क्या है? आर्थिक विकास का मतलब आंकड़ों पर नहीं होता है। आर्थिक विकास कई चीजों पर निर्भर करता है जो कि प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पर अप्लाई होती हैं, जैसे कि लोगों की सुविधाओं में क्या सुधार हो रहा है, लोगों को देश में स्वास्थ्य सुविधा कैसी मिल रही है, शिक्षा कैसी मिल रही है, और लोगों की इनकम कैसी है। कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि हमारी जीडीपी ग्रोथ तो बड़ी अच्छी दिखाई दे रही है, जैसा हमारे देश में दिखता ही रहता है। हमारे देश में जब आप करंट अफेयर पढ़ने जाओगे तो आपको बड़े बढ़िया बढ़िया आंकड़े दिखाई देंगे। गवर्नमेंट कह रही है इस टाइम पे हमारी अर्थव्यवस्था जो है उसकी ग्रोथ इतनी चल रही है। हमेशा गवर्नमेंट वर्ड यूज करती है इकोनॉमिक ग्रोथ, आर्थिक वृद्धि। गवर्नमेंट हमेशा जब भी अपनी कामयाबी दिखाएगी इकोनॉमिक ग्रोथ लिखेगी वहां पर। लेकिन जब हम गवर्नमेंट से सवाल करते हैं ग्राउंड लेवल पे कि भाई साहब सिलेंडर के दाम तो 10 गुना ज्यादा बढ़ गए, लेकिन इस साल इनकम किसकी कितनी बढ़ी, तो दरअसल आप पूछ रहे होते हैं किसके बारे में? आर्थिक विकास के बारे में। गवर्नमेंट हमेशा बात करेगी आर्थिक वृद्धि की, लेकिन जनता जवाब मांगती है किससे? आर्थिक विकास से। आप ये बताइए कि इसमें क्या मिला हमें? ये तो ठीक है, सुनने में देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। स्कोप क्या है? संकीर्ण अवधारणा जो जीडीपी जैसे मात्रात्मक वृद्धि पर केंद्रित है। यहां पर एक बहुत छोटा पैरामीटर लेकर चला जाता है, जीडीपी के आधार पर बस हम आइडिया लगा पाते हैं, वही कैलकुलेशन करते हैं हर साल, और कैलकुलेशन करके बस अंदाजा लगाते हैं कि इतनी हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर हुई है, इतनी इस बार मंदी रही। जबकि यहां पर एक विस्तृत अवधारणा है, एक बहुत बड़ा पैरामीटर है जिसमें कल्याण और जीवन के स्तर में गुणात्मक सुधार शामिल है। जब ये इंपैक्ट दिखाई देता है तो बड़े लेवल पर दिखाई देता है। यहां पर सिर्फ इतना कह के हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि समाज का कल्याण हो रहा है, नहीं, दिखना चाहिए वो एजुकेशन में क्या हो रहा है, बेरोजगारी का स्तर पहले से कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। तो ये सारी चीजें बताती हैं आर्थिक विकास। यहां पर क्या है? जीडीपी, प्रति व्यक्ति जीडीपी, औद्योगिक उत्पादन पर यह डेटा फोकस्ड होता है। जबकि यहां पर एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, हमें बताता है कि साक्षरता दर कितनी है, जीवन प्रत्याशा कितनी है, गरीबी दर कितनी है, बेरोजगारी दर कितनी है, यह सब हमें यहां पर पता लगता है। यहां पर अगर हम बात करें तो इंडिकेशन कैसे मिलता है हमें इसके बारे में? जीडीपी में वृद्धि अगर हुई है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई है, उच्च आय स्तर है लोगों का, तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी ग्रोथ कैसी है। जबकि यहां पर डेवलपमेंट की बात करें तो बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, गरीबी, असमानता में कमी, बेहतर अवसंरचना को दर्शाती है। ओवरऑल अगर हम एक लाइन में बोलें तो आप ये बोल सकते हो कि जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ हमें पेपर पर दिखाई देती है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब आप बात करोगे तो ये आंकने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पर जाना पड़ेगा, आपको जनता को देखना पड़ेगा, आपको लोगों को देखना पड़ेगा, उनका स्तर देखना पड़ेगा, तब आपको पता लगता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका कितना हुआ है। जरूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आए। जिस देश में गवर्नमेंट करप्शन कर रही है वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ तो अच्छी हो सकती है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो सकता।
क्योंकि गवर्नमेंट तो खूब कमा रही है, लेकिन वो जनता में वितरण नहीं कर रही है पैसे का। इसी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अल्पकालिक अवधि होती है इसकी जब आप ये वाला डेटा निकालते हो, क्योंकि ये जीडीपी पर बेस्ड होता है और एक साल के लिए डेटा होता है, अगले साल आपको फिर कैलकुलेट करना होता है। लेकिन आर्थिक विकास ये दीर्घकालिक होता है और स्थायी सुधार है। अगर शिक्षा का स्तर बेहतर हुआ है तो एक साल के बाद कम नहीं हो जाएगा, वो पूरी जनरेशन अच्छी हो गई। क्लियर हो रही है बात? अगर स्वास्थ्य सुविधा का स्टेटस बेहतर हुआ है तो वो एक साल या 2 साल की बात नहीं है। 1 करोड़ लोगों की अगर जान बच गई है तो 1 करोड़ लोग सरवाइव कर गए, मतलब अब वो सरवाइव कर गए, अब वो 20-20, 30-30 साल और जिएंगे। उन 20-30 सालों में वो और ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा टैक्स गवर्नमेंट को देंगे। जब टैक्स देंगे तो जीडीपी बढ़ेगा। क्लियर हो रही है बात? उत्पादन की मात्रा और दक्षता यहां पर हमें बताती है डेटा के बारे में कि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, जबकि यहां पर जीवन की गुणवत्ता और संसाधनों का समान वितरण होता है, जिससे हमें पता लगता है कि आर्थिक विकास कितना हुआ है। यदि प्राकृतिक संसाधनों का क्षय हो या असमानता बढ़े तो यह टिकाऊ नहीं हो सकती है। मतलब अगर नेचुरल रिसोर्सेज में ही कमी होने लगे, इनइक्वालिटी होने लगे, तो फिर आप जीडीपी भले ही प्लस में ले जाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, वैसे तो प्लस में जाएगा ही नहीं जीडीपी। अच्छा, जीडीपी का मतलब क्या होता है वो पहले समझो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी? अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जबकि हिंदी में इसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। मतलब क्या है? अगर आपको नेशनल इनकम निकालनी है, राष्ट्रीय आय मतलब देश की इनकम निकालनी है, तो उसके लिए भी आपको बेसिकली जीडीपी ही पहले चाहिए होगा। तो सबसे पहले तो हमें जीडीपी पता होना चाहिए। तो जीडीपी कैसे हमें मिलता है? जीडीपी निकालने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? इसकी परिभाषा यह कहती है कि हमारे देश की सीमा रेखा के अंदर, हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर पिछले 1 साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, प्लस जितनी भी पुरानी चीजें हैं उनका डेप्रिसिएशन हुआ होगा, उनकी वैल्यू में गिरावट आई होगी। ठीक है, सपोज भारत सरकार ने 2 साल पहले राफेल खरीदा, राफेल विमान, ठीक है, खरीदा। उसकी कीमत मान लीजिए $10 मिलियन थी। ठीक है भाई, 2 साल के बाद आज जो राफेल विमान है उसकी कीमत बढ़ी होगी या घटी होगी? ये डेप्रिसिएशन एसेट है, इसकी कीमत घटनी है डे बाय डे, हर मिनट घटेगी। ये गोल्ड नहीं है कि जिसकी कीमत एप्रिशिएट होगी। ये रियल एस्टेट नहीं है कि जमीन ले लिया आपने, इसकी कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी। ये सब एप्रिशिएटिंग एसेट है, ये डेप्रिसिएशन एसेट है, इसकी कीमत घटेगी। सपोज आज आप स्कॉर्पियो लेकर आए, 3 महीने बाद बेचने जाओगे, आपने 10,000 किलोमीटर चला दी गाड़ी, 3 महीने बाद बेचने गए, आज आप स्कॉर्पियो 30 लाख की लाए थे, 3 महीने बाद कितने की बिकेगी? 31 लाख की तो बिकेगी नहीं, 30 की भी नहीं बिकेगी, कम की ही बिकेगी, क्योंकि वो डेप्रिशिएटिंग एसेट है, उसमें डेप्रिशिएशन हो रहा है, उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। तो मैंने क्या बोला, जीडीपी कैसे आंकते हैं हम? हमारे देश में कितना प्रोडक्शन हुआ पिछले 1 साल में, उसकी वैल्यू प्लस जितनी एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, डेप्रिसिएशन के बाद उनकी वैल्यू। जब हम इसका टोटल कर देते हैं तो हमें पता लग जाता है जीडीपी। यही वैल्यू हमारी जीडीपी है। हिंदी में भी समझ जाइए, सकल घरेलू उत्पाद। सकल का मतलब कंप्लीट, पूरी वैल्यू। घरेलू का मतलब हमारे देश के अंदर, हमारे देश की सीमा रेखा के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ है। उत्पाद का मतलब प्रोडक्ट। क्लियर हो रही है इतनी बात? सभी को क्लियर हुआ जीडीपी का मतलब क्या है? तो आज के बाद भूलिएगा नहीं, एक बार फिर से समझ लीजिए। जीडीपी वो वैल्यू होती है
जिसमें पिछले एक साल में हमारे देश की बाउंड्री लाइन के अंदर जितना भी हमने प्रोडक्शन किया है उसकी वैल्यू प्लस जो पुरानी एसेट्स हैं उसकी डेप्रिसिएशन के बाद कंप्लीट वैल्यू को जब हम ऐड कर देते हैं दोनों को तो हमें जीडीपी की वैल्यू मिल जाती है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है भाई, सभी को समझ आया? लास्ट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यह टिकाऊ प्रथाओं और दीर्घकालिक कल्याण पर जोर देता है, जबकि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है यह अल्पकालिक होती है, एक साल का डेटा ही यह दिखाती है। लेकिन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है तो यह बड़े लार्ज स्केल की बात होती है। ओवरऑल आप यह बोल सकते हो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत छोटा प्रारूप दिखाती है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है यह हमारी अर्थव्यवस्था का एक विस्तृत प्रारूप दिखाती है, एक बड़ा पैरामीटर दिखाती है। तो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट का अंतर। आज के बाद अगर कोई आपको बोले कि फला गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, मुझे गवर्नमेंट से फर्क नहीं पड़ता, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, आपसे कोई किसी की भी तारीफ करे, बोले अरे पता है इस गवर्नमेंट ने कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ करी है, तो आप सीधे बोलना भाई मेरे धरातल पे आ, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात मत कर, वो तो अच्छी बात है, वो तो मैं करंट अफेयर में पढ़ लेता हूं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करो कितना हुआ। ठीक है, हवा टाइट हो जाएगी उसकी। आगे देखो, एक वर्ड यूज किया जाता है इंक्लूसिव ग्रोथ। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ अर्थव्यवस्था में एक ऐसा वर्ड है, इंक्लूसिव का मतलब समाजवादी तरीके से, मतलब देश के अंदर हर एक तबके की ग्रोथ होती है जब, तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ होना। ऐसा नहीं कि हमारे देश में जितने भी पूंजीपति हैं उनकी तो ग्रोथ हुई, गरीबों की कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो हम उसे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं बोलेंगे। इंक्लूसिव ग्रोथ वर्ड हम तभी यूज करते हैं जब समावेशी विकास वह आर्थिक वृद्धि है जो समाज के सभी वर्गों में समान रूप से वितरित होती है और सभी के लिए समान अवसर पैदा करती है। अमीरों को भी ग्रोथ मिल रही है, गरीबों को भी नौकरियां मिल रही हैं, रोजगार मिल रहा है, दैट विल बी नोन एज इंक्लूसिव ग्रोथ। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, बुजुर्गों को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल रही है, दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ। यह सुनिश्चित करता है कि विकास के लाभ गरीब, हाशिए पर रहने वाले और वंचित वर्गों तक पहुंचे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? जाहिर सी बात है, गरीबी और बेरोजगारी को कम करना, आय समानता को कम करना, जीवन स्तर में सुधार लाना, सामाजिक न्याय और समान अवसर को सुनिश्चित करना। तो एक अच्छी गवर्नेंस का जो मोटिव होना चाहिए वो केवल इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होना चाहिए, एक गुड गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है भाई? एग्जाम्पल, इसके लिए भारत सरकार कई सारी योजनाएं चलाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री जनधन योजना इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए ही चलाई गई थी। इस योजना के अंतर्गत सभी के जितने भी लोग हैं भारत के, वो सब नो फिल अकाउंट खुला सकते थे, मतलब जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुला सकते थे। इसी अकाउंट में आज की डेट में गरीबों का गवर्नमेंट की तरफ से पैसा आता है, जिसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी बोलते हैं, डीबीटी। किसी की विधवा पेंशन योजना का पैसा इसमें आ रहा है, बच्चों की स्कॉलरशिप भी जनधन योजना के अकाउंट में आती है, लाडली लक्ष्मी योजना जो कि महिलाओं के लिए स्कीम चल रही है उसका भी पैसा इसी में आता है। ठीक है, मनरेगा चलाती है गवर्नमेंट, कांग्रेस की ये देन है। ये तो मोदी सरकार ने चलाई थी 2014 में। मनरेगा कांग्रेस की देन है। मनरेगा एक ऐसी योजना है जो कि मजदूरों को यह एश्योर करती है कि 365 में से मिनिमम 100 दिन का रोजगार आपको दिया ही जाएगा। आयुष्मान भारत योजना बीजेपी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। इस योजना के अंतर्गत आपको पता ही है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनका आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है। साल में उस पूरी फैमिली को 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर मिलता है। 5 लाख रुपए तक का फैमिली के कोई भी मेंबर हो वो इलाज करा सकता है। स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत भारत सरकार जगह जगह पर कैंपेन लगाती है। महिलाओं को और जो बेरोजगार हैं उन सभी को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो अपने रोजगार के संसाधन खुद ही पैदा कर सकें। जैसे किसी महिला का कढ़ाई बुनाई में इंटरेस्ट है तो कैंपेन लगाकर उसे ऐसी कढ़ाई बुनाई सिखाई जाएगी कि मार्केट के लिए वो प्रोडक्ट बना सके, वो प्रोडक्ट कल को बिके। प्लम्बिंग के कोर्स कराए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन के कोर्स कराए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, सिलाई मशीन के कोर्स कराए जाते हैं। ये सब किस लिए?
ताकि जो गरीबी रेखा के नीचे हैं या फिर पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं वो भी अपनी इनकम जनरेट कर सकें। अब दो वर्ड और हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है फिस्कल पॉलिसी, दूसरा वर्ड यूज किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी। इनका मतलब क्या है? मेजर इसका अंतर है, जब फिस्कल पॉलिसी की बात हो तो ध्यान रखिएगा, फिस्कल पॉलिसी तैयार करती है कौन? गवर्नमेंट तैयार करती है, सरकार तैयार करती है, भारत सरकार फिस्कल पॉलिसी तैयार करती है। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तैयार करता है। फिस्कल पॉलिसी भारत सरकार के एक्सपेंसेस करने के लिए बनाना जरूरी है। फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत ही भारत सरकार बजट लेकर आती है। भारत सरकार यह प्रारूप तैयार करती है कि इस साल किस स्टेट गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया जाएगा, किस मंत्रालय को कितना पैसा विकास के लिए दिया जाएगा। जबकि मॉनेटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसलिए लाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था को बैलेंस में रखा जाए। मॉनेटरी पॉलिसी इसलिए आरबीआई लेकर आता है कि भारत का जो अर्थव्यवस्था बाजार है वो क्रैश ना होने पाए। मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत ही यह तय करती है आरबीआई कि बैंक रेट कितना रहेगा, रेपो रेट कितना रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कितना रहेगा, और इसी का फर्क आपके लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पड़ता है। अर्थव्यवस्था को देखते हुए ही मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, उस आधार पर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। कभी कभी लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाते हैं, कभी कभी बढ़ जाते हैं, वो सब हिस्सा मॉनेटरी पॉलिसी का ही है। तो जरा करीब से देखते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। फिस्कल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो सरकार की इनकम और सरकार जितना एक्सपेंस करती है उससे जुड़ी हुई रिपोर्ट होती है। सरकार और वित्त मंत्रालय द्वारा यह लागू करी जाती है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको बनाती है। कराधान, सरकारी व्यय, सब्सिडी और सार्वजनिक उधार, यह सब इसी का हिस्सा है। गवर्नमेंट किसी को अगर उधार दे रही है, मान लीजिए किसी पड़ोसी देश को उधार दिया गवर्नमेंट ने, तो वो भी फिस्कल पॉलिसी में मेंशन किया जाएगा। लोगों को सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, वो भी फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है। गवर्नमेंट कितना खर्च कर रही है, कितना गवर्नमेंट के पास टैक्स आ रहा है, ये सब फिस्कल पॉलिसी का ही पार्ट है। जबकि दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी में अर्थव्यवस्था में धन आपूर्ति और ऋण के नियंत्रण से संबंधित नीति होती है ये, और इसको कौन तैयार करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें ब्याज की दरें, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, खुले बाजार की प्रक्रियाएं, ये सब कुछ आ जाता है, जिसके आधार पर पूरी अर्थव्यवस्था को क्रैश होने से रोका जाता है, उसे संतुलन में रखा जाता है। यहां पर आर्थिक विकास, रोजगार और आय वितरण को प्रतिबंधित किया जाता है। मतलब ये जो फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, इसमें जो भी पैसा डालती है गवर्नमेंट या जितना भी प्लान बनाती है, वो प्लान किस लिए होता है? कि आर्थिक विकास हो सके। जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में गवर्नमेंट ने इस बार 10,000 करोड़ रुपए दिए मान लीजिए, तो वो किस लिए? लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा ना तो आर्थिक विकास होगा। अभी आपने देखा आर्थिक विकास में क्या क्या आ जाता है? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, ये सब आर्थिक विकास में आ जाता है। तो जितना भी आर्थिक विकास है वो सब फिस्कल पॉलिसी के अंदर ही डिसाइड किया जाता है। जबकि यहां पर मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, मार्केट में, बाजार में उतार चढ़ाव कितना हो रहा है, चीजें महंगी हो रही हैं या सस्ती हो रही हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है। पिछले साल गेहूं का उत्पादन 100 किलो हुआ, इस साल गेहूं का उत्पादन केवल 40 ही किलो हुआ, तो आरबीआई तुरंत अंदाजा लगाता है कि प्रोडक्शन इस साल कम हुआ है, डिमांड उतनी ही है, इसका मतलब दाम बढ़ने वाले हैं गेहूं के। क्लियर हो रही है बात? तो उस आधार पर मुद्रास्फीति, धन आपूर्ति और वित्तीय स्थिरता को नियंत्रित करता है। नीति का स्वरूप यहां पर अगर हम देखें तो फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत आपका बजट आता है, अभी आपको बताया था, और राजकोषीय घाटे वगैरह ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आते हैं। जितना भी आपका डेफिसिट हुआ है गवर्नमेंट का हमेशा फायदा नहीं होता, घाटा भी होता है। यहां पर बैंकिंग और ऋण नियंत्रण से संबंधित नीतियां होती हैं। आमतौर पर यह धीमी होती है क्योंकि इसमें सरकारी निर्णय और बजट की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। फिस्कल पॉलिसी में बड़ा धीमे काम होता है क्योंकि एक नहीं बहुत सारे सेक्टर आ जाते हैं। आर्थिक विकास के अंदर सब कुछ आ गया देश का, लेकिन ये काफी तेज होती है। मॉनेटरी पॉलिसी सामान्यतः तेज होती है क्योंकि
रिजर्व बैंक ब्याज दरों को जल्दी बदल सकता है। एक और बात, मॉनिटरी पॉलिसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हर 3 महीने में लाता है, इन एवरी 3rd मंथ। ठीक है, साल में 4 बार मॉनिटरी पॉलिसी आती है, क्वार्टरली इसको लेकर आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सभी को क्लियर हुआ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी। अभी 2 वर्ड और यूज किए जाते हैं। एक वर्ड यूज किया जाता है एफडीआई और दूसरा वर्ड यूज किया जाता है एफआईआई। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफआईआई का मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब एफडीआई क्या होता है समझो, नाम से ही समझिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर कोई भी विदेशी व्यक्ति या विदेशी कंपनी जब हमारे देश के किसी प्रोजेक्ट में निवेश करती है, ठीक है, तो उसको एफडीआई बोला जाता है। मान लीजिए जैसे अभी कुछ टाइम पहले एप्पल ने फैसला लिया था, टिम कुक जो कि एप्पल के सीईओ हैं, उन्होंने फैसला लिया कि हम भारत में बेंगलोर में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी खोलेंगे, और खोल भी दी थी उन्होंने। तो ये जो एप्पल अमेरिका की कंपनी है, इसने आकर भारत में बेंगलोर में निवेश किया, तो पैसा डाला ना यहां पर, तो जितना भी ये पैसा आया, ये पैसा किसका पार्ट है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। क्लियर हो रही है बात? जबकि दूसरी तरफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट क्या है? इसका मतलब यह है कि हमारे बाजार में जब फॉरेन इंस्टीट्यूशन मतलब कोई फॉरेनर व्यक्ति या कोई फॉरेन कंपनी हमारे बाजार में निवेश करे, ना कि किसी व्यापार या वस्तु पर। यहां पर आप देखिए किसी व्यापार या वस्तु पर निवेश किया गया, जैसे एप्पल ने बोला कि हम अपनी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलेंगे, तो व्यापार पर निवेश किया है ना। लेकिन यहां पर हमारे मार्केट में जब कोई बाहरी निवेश करता है, तो ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोला जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। जैसे मान लीजिए कोई अमेरिकी है, कोई अफ्रीकन है, ये 2 लोग हैं और इन दोनों ने भारत के शेयर मार्केट में निवेश किया। मान लीजिए रिलायंस के इन्होंने 10-10 करोड़ के शेयर खरीद लिए, तो इस एग्जाम्पल को क्या बोला जाएगा? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब दोनों में और अंतर को समझते हैं। एफडीआई किसी विदेशी कंपनी द्वारा दूसरे देश के उत्पादन या व्यवसाय में किया गया निवेश है, जबकि यहां पर विदेशी संस्थानों या व्यक्ति द्वारा वित्तीय बाजार जैसे शेयर और बॉन्ड में किया गया निवेश। जब आप एफडीआई करते हो, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इसमें कई बार आपकी मालिकाना भागीदारी भी होती है, मतलब ओनरशिप आपकी होती है। लेकिन इसमें एफआईआई में आपकी ओनरशिप नहीं हो सकती। अगर आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, ठीक है, तो ओनरशिप तो आपकी नहीं हो जाएगी ना। हां, आप उस कंपनी का हिस्सा हो गए हो, आप शेयर होल्डर हो उसके, लेकिन आप शेयर होल्डर होना और ओनर होना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट थिंग है। बट यहां पर व्यक्ति ओनर की तरह काम करता है। यह प्रत्यक्ष निवेश है, सीधा सीधा आपने इन्वेस्ट किया, अपना पैसा आपने डाला, कहां लगा हुआ है, कैसे आपका व्यापार चल रहा है, सब आपको दिख रहा है सामने। जैसे फैक्ट्री, कंपनी या आधारभूत ढांचे का निवेश। एप्पल ने इन्वेस्ट किया इंडियन मार्केट में, बेंगलोर में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई। एप्पल का सीईओ देख पा रहा है आईफोन कहां बन रहा है, कितने आज मैन्युफैक्चर हुआ है आईफोन, कितने सेल हुए इंडिया में, वो सब कुछ देख पा रहा है। इसीलिए इसको प्रत्यक्ष निवेश बोला जाता है। जबकि यहां पर अप्रत्यक्ष निवेश है, आपको पता नहीं लगता आपका पैसा कहां गया। आपको यह तो पता है कि आपने किसी कंपनी का बॉन्ड या शेयर खरीदा है, लेकिन उस कंपनी ने आपका पैसा कहां लगाया आगे, यह आपको नहीं पता। आज आपने 10 लाख रुपए के टाटा के शेयर खरीद लिए, ठीक है, अब आप क्या टाटा से यह पूछ सकते हो कि मेरा पैसा आपने कहां इन्वेस्ट किया है? आप नहीं पूछ सकते ना, टाटा आपको बताएगी। आपको निवेश करना था, आपने निवेश किया, लेकिन आप जान नहीं पाएंगे, इसीलिए यह अप्रत्यक्ष निवेश होता है। आपको दिखता नहीं आपका पैसा कहां गया। निवेशक के पास कंपनी के प्रबंधन और स्वामित्व पर नियंत्रण होता है, वही ओनरशिप होती है, लेकिन यहां पर ओनरशिप नहीं मिलती है आपको। यह सामान्यतः दीर्घकालीन निवेश होता है, क्योंकि आपने व्यापार में इन्वेस्ट किया है। आज और कल या 2 महीने या 2 साल की बात नहीं है, इट विल टेक मच टाइम।
जबकि ये सामान्यतः अल्पकालीन होता है या मध्यकालीन होता है। डिपेंड करता है आपने छोटे टाइम के लिए शेयर में निवेश किया या बड़े टाइम के लिए, बट इसके तो कंपैरिजन में काफी छोटा होता है। रोजगार सृजन होता है जब एफडीआई होता है, तो इससे लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे एप्पल ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोली, अमेजॉन ने अपने कई ऑफिसेज इंडिया में खोले हुए हैं। तो जेफ बेजोस क्या अमेजॉन ऑफिस जब डालते हैं भारत में, तो 10-15 अमेरिकन को भी भेज देते हैं क्या कि नहीं नौकरी इन्हीं को देना, किसी एक भी इंडियन को नौकरी ना मिल जाए? ऐसा तो नहीं है, सारे भारतीयों को ही नौकरी मिलती है। तो जब एफडीआई होता है तो हमेशा ध्यान रखिएगा रोजगार भी आएगा। कोई बाहर की कंपनी आएगी फैक्ट्री डालने, रोजगार तो हम ही लोगों को मिलेगा। इसलिए गवर्नमेंट एफडीआई को बढ़ाती है। हमारे मार्केट को बैलेंस करने में एफडीआई का भी बहुत बड़ा हाथ है। दोनों चीजें एफडीआई लेकर आती है। एफडीआई पैसा भी लेकर आती है इंडियन मार्केट में, और एफडीआई नौकरियां भी लेकर आती है इंडियन मार्केट में। तकनीकी हस्तांतरण और आधारभूत ढांचे का विकास भी इससे होता है। ऑब्वियसली पैसा आ रहा है, रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो स्ट्रक्चर बेहतर होगा। यहां पर मुख्य रूप से शेयर बाजार की तरलता और पूंजी प्रवाह को यह प्रभावित करता है। यहां पर नौकरी जैसे संसाधन आपको नहीं मिलेंगे। आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना था, कर दिया, उससे रोजगार तो नहीं जनरेट हुआ। एक विदेशी कंपनी जो भारत में कोई कारखाना या व्यावसायिक इकाई स्थापित कर रही है, वही मैं आपको एग्जांपल दे ही रहा हूं, एप्पल का ले लो, अमेजॉन का ले लो। यहां पर क्या है, कोई विदेशी निवेशक भारतीय शेयर बाजार में शेयर खरीद रहा है। यह एग्जांपल है किसका? एफआईआई का। उम्मीद करता हूं दोनों में आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। ठीक है, अशोक का कहना सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, जियोग्राफी टिप्स पर हो गई है। थैंक यू सो मच, लव यू सर, लव यू टू भाई। आज यही बताने लाइव क्लास में आया हूं, रिकॉर्डेड क्लास देखता हूं। आपके प्यार का बहुत बहुत आभार। बशर्ते बस मेहनत करते रहिएगा आप लोग, सिलेक्शन 2026 में लेकर जाना है। ठीक है, सब कुछ भूल जाइए, सारे रिश्ते नाते भूल जाइए कुछ समय के लिए। दोस्ती यारी एक किनारे रख दीजिए, प्यार मोहब्बत एक किनारे रख दीजिए। वो छोड़ के चली गई है तो भी उसको माफ कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। बाद में भले ही गा लेना, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, लेकिन अभी भूल जाओ सब। ठीक है, अभी यू हैव टू बिकम अ स्नाइपर। बिल्कुल स्नाइपर बन जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, और हमेशा सफलता की कहानियां बंद कमरों में ही लिखी जाती है और रात में जग के। तो ध्यान रखिएगा, अभी अपना कमरा बिल्कुल बंद कर लो, दुनिया से परे हो जाओ। कुछ टाइम के बाद शोर इतना होगा कि सब देखेंगे। बस अपने आप पे भरोसा रखिए। जी हाँ, अभी एक ज्योग्राफी की क्लास बाकी है। अच्छा हाँ, ज्योग्राफी की जो क्लास बाकी है भाई, वो सुबह 8:30 बजे लगवा दी है, 8:30 पर मॉर्निंग में। कल सैटरडे है, लेकिन कोई बात नहीं, कल ही मैं वो क्लास लूंगा 8:30 AM पर। ठीक है, तो जो भी ज्योग्राफी वाले बच्चे हैं आपको दिख जाएगा आपके शेड्यूल में। प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सीजीएल 2020 में देखो पूछा गया है, क्या बोल रहा है? जॉन मेनार्ड केन्स जो अपने आर्थिक सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध हैं, ये किस देश के थे? कल हम लोगों ने कीन्स की बात करी थी, याद है? एडम स्मिथ के साथ साथ कीन्स की भी बात करी थी, और वहां पर मैंने आपको बताया भी था ये कौन से देश से बिलोंग करते थे अर्थशास्त्री? इंग्लैंड से। ठीक है, जबकि एडम स्मिथ अमेरिकन थे और कीन्स ब्रिटिश थे। दूसरा देखिए, सीडीएस 18 में पूछा गया है क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वह कौन से इतिहासकार या अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत में 19वीं शताब्दी के औद्योगिक पतन के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए बुकानन हैमिल्टन द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों का उपयोग किया था? यह काफी रेयर क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आप छोड़ भी सकते हो। मैं हमेशा बोलता हूं जीएस में 25 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपको रेयरेस्ट मिलेंगे, क्वेश्चन जिनका आंसर देना जरूरी नहीं है, आप उन्हें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना 25 में से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनका आंसर दिया जा सकता है। उन 20 क्वेश्चंस पर फोकस करना है। खैर, इसके आंसर की बात करें तो यह है अमित कुमार बागची। इस तरीके के क्वेश्चंस में 2 ही तरीके हैं। अगर आपने आपकी किस्मत से अगर आपने कहीं पढ़ लिया होगा तो आप आंसर दे दोगे, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप आंसर नहीं दे पाओगे। लोड नहीं लेना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस के लिए लोड लेना है। अगर ये क्वेश्चन गलत हो गए तो फिर मैं
सीधे मुर्गा बनाता हूं, ठीक है ना। हाँ जरा पढ़ो। कल ही हम लोगों ने बात करी थी इनविजिबल हैंड की। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसे एडम स्मिथ द्वारा अदृश्य हाथ के रूप में माना गया है। इनविजिबल हैंड इकोनॉमी में किसको कहा जाता है, कल पढ़ाया था ना मैंने आपको। गवर्नमेंट को, मार्केट एंड प्राइस मैकेनिज्म को, जुडिशरी या फिर लेजिस्लेचर को। दीपाली बिल्कुल सही आंसर है, साहिल का भी सही है। मार्केट एंड प्राइस मैकेनिज्म को याद दिलाऊं जिनको याद नहीं आ रहा है। कल क्या बताया था, जब एक फैक्टर का इंपैक्ट बाय डिफॉल्ट दूसरे पर पड़े, दूसरे का इंपैक्ट बाय डिफॉल्ट तीसरे पर पड़े, दैट इज कॉल्ड इनविजिबल हैंड। इस पे एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए डिमांड अगर बढ़ी, डिमांड अगर किसी चीज की बढ़ गई है तो प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, प्राइस पर क्या इंपैक्ट होगा, प्राइस भी बढ़ जाएंगे। किसी चीज की, किसी वस्तु की अगर डिमांड बढ़ रही है तो उसकी कीमतें भी बढ़ जाएंगी। क्लियर हुई बात। तो बाय डिफॉल्ट इंपैक्ट जब पड़ रहा है तो यह कंडीशन किसकी है, इनविजिबल हैंड की। अभी आप देख लीजिए, जैसे सिलेंडर की डिमांड बढ़ी हुई है तो प्राइस अपने आप सिलेंडर का बढ़ा हुआ है। फॉर्च्यूनर की डिमांड बढ़ती चली गई। फॉर्च्यूनर एक टाइम पे 30 लाख की आती थी, आज से कुछ ही साल जस्ट पहले। आज की डेट में लीजेंडर आप लेने जाइए 60 लाख की है। इतना कैसे किसी गाड़ी का प्राइस बढ़ सकता है, दुगना हो गया देखते ही देखते। क्यों, क्योंकि डिमांड बढ़ रही, सबको ही फॉर्च्यूनर चाहिए। तो टोयोटा ने कहा लो भाई हमेशा प्राइस बढ़ेंगे। आईफोन सबको चाहिए, देखिए कितनी तेजी से प्राइस ऊपर जा रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस तेजी से जाएगा ऊपर। अगला देखिए, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी इज अनदर नेम ऑफ विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का सिद्धांत किस शाखा का दूसरा नाम है। इंटरनेशनल इकोनॉमिक, पब्लिक फाइनेंस, माइक्रो इकोनॉमिक या फिर मैक्रो इकोनॉमिक। देखिए मैंने अभी तक आपसे इंटरनेशनल इकोनॉमी की बात भी नहीं करी है, ना ही मैंने पब्लिक फाइनेंस की बात करी है। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमी की मैंने आपसे बात करी है, तभी एक क्वेश्चन यहां पे लेके आया हूं। सीएचएसएल में पूछा जा चुका है। बताइए सर, पीपीटी में सारे नोट्स में लिखना है, पीपीटी में सारे नोट्स नहीं नहीं नहीं, सारा कुछ नहीं उतार देना है नोट्स में। नोट्स में सिर्फ आपको उतना ही लिखना है अपने हाथ से जितना आपको रिवीजन के लिए जरूरी हो। ये जितनी बातें लिखी हुई हैं वो सब नहीं उतार देनी है। निखिल राजपूत बिल्कुल सही आंसर है। मुझे ये बताओ, मैं देख रहा हूं मैक्सिमम लोग माइक्रो इकोनॉमी क्यों बोल रहे हैं, ये थर्ड क्यों बोल रहे हो भाई मेरे। माइक्रो इकोनॉमी मतलब छोटी अर्थव्यवस्था। छोटी अर्थव्यवस्था में मैंने आपको कल एग्जांपल दिया था, कंपनीज हो गई। और कंपनीज रोजगार के सिद्धांत पर काम करती हैं क्या, नहीं। उनका बस एक ही मोटो है, प्रॉफिट। किसी को रोजगार मिले या ना मिले, प्रॉफिट नहीं हो रहा है तुरंत निकाल के बाहर कर देती हैं, नौकरी चली जाती है तुरंत। इसका आंसर है मैक्रो इकोनॉमी। राजपूत का आंसर सही था। बड़ी अर्थव्यवस्था मतलब जहां पर देश आ जाता है, देश की अर्थव्यवस्था। और जब देश की बात आती है तो वहां पर गवर्नमेंट आय एंड रोजगार सिद्धांत दोनों पर काम करती है। ये वाला देखिए, DSSB में पूछा गया है 1920 के दशक में अर्थशास्त्र में मैक्रो शब्द किस अर्थशास्त्री ने प्रस्तुत किया था। कल हम लोगों ने बात करी थी ना, ये मैक्रो वर्ड जो है ये रैगनर फ्रिश ने किया था। किसने, रैगनर फ्रिश का दिया हुआ वर्ड है बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का रूप देखकर घबराना नहीं है, आराम से पढ़ो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कैन बी डिफाइंड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो कि मैक्रो इकोनॉमी के बारे में सही लिखा हुआ है, बड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में। चलिए पढ़ते हैं। पहले में कह रहा है, निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों, परिवारों और फर्मों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। निर्णय लेने में, संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों, संसाधनों का आवंटन व्यक्तियों में किया गया है, नो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फर्मों का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, नहीं, इसमें बाजार का अध्ययन किया जाता है मैक्रो इकोनॉमी में। जो व्यक्तियों के व्यवहार का
आवंटन करेंगे या फिर परिवारों का देखेंगे, वो माइक्रो इकोनॉमी में कंपनीज करती हैं। कंपनीज लोगों का नेचर देखकर अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं, गवर्नमेंट नहीं करती है ऐसा। दूसरा, अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें लाभ के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, नहीं, लाभ की बात यहां पर नहीं होती है, लाभ की बात माइक्रो इकोनॉमी में होती है, यह भी गलत है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें व्यक्तियों के निवेश के तरीकों का अध्ययन किया जाता है, नहीं भाई, यह कोई मॉनेटरी पॉलिसी थोड़ी है। अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था के व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। चौथा स्टेटमेंट ही अपना आंसर है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का व्यवहार देखा जाएगा, किसी पर्टिकुलर नहीं। ठीक है भाई, अगला देखो, सीजल में ही पूछा गया है 23 में। क्या कह रहा है? अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? समाजवादी समाज मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी, वही रशिया वाला एग्जाम्पल। सोशलिस्ट सोसाइटी मतलब सोशलिस्ट सोसाइटी इकोनॉमी, एक ऐसा बाजार जहां पर हर एक चीज गवर्नमेंट के अधीन है, ठीक है, सरकार के अंतर्गत सब कुछ आता है। अब पढ़ते हैं। यह उस व्यवस्था को दर्शाता है जिसमें सरकार आर्थिक नीति तय करती है, बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट ही करेगी। समाजवाद में वस्तुओं का वितरण लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर होता है, यह भी बात बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट लोगों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार चीजें मुहैया कराती हैं। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, बोथ 1 और 2। सोशलिस्ट इकोनॉमी इसी को बोलते हैं। ये वाला देखो, सीजीएल 20 में पूछा गया है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। एक तरफ अर्थव्यवस्था के प्रकार दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं। ट्रेडिशनल इकोनॉमी क्या होती है जानते हो आप? आपको मैंने बिल्कुल शुरू में कल की क्लास में पढ़ाया था कि अर्थव्यवस्था में हमें किन चीजों को देखना होता है। सबसे पहले क्या प्रोड्यूस करना है, फिर पता लग गया क्या प्रोड्यूस करना है, फिर कैसे प्रोड्यूस करना है, उस टेक्नोलॉजी को बना कैसे पाओगे, तीसरा किसके लिए बनाना है, और चौथा और आखिरी कितनी कीमत पर बेचना है। याद है कल बात करी थी? ये जो सीक्वेंस है, इसी एनालिसिस को ट्रेडिशनल इकोनॉमी माना जाता है। यह सबसे पुराना तरीका है अर्थव्यवस्था चलाने का। कमांड इकोनॉमी क्या होती है? कमांड इकोनॉमी का मतलब यह है कि कुछ ऐसे फैक्टर देश में होते हैं जहां पर गवर्नमेंट ही लकीर खींचती है, मतलब गवर्नमेंट का ही लेखा जोखा चलेगा। गवर्नमेंट उसके अलावा, मतलब उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। गवर्नमेंट ने जैसा कहा है वैसा ही रहेगा। एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि चाइना। चाइना में चाइनीज गवर्नमेंट कहती है कि हमारा एक सर्च इंजन है बाइडू, वही सब लोग यूज करेंगे, गूगल कोई यूज नहीं करेगा, कोई अमेरिकन एप्लीकेशन नहीं यूज करेगा, सब चाइनीज एप्लीकेशन ही यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड कमांड इकोनॉमी, कि गवर्नमेंट जैसी कमांड दे रही है वैसा ही आपको करना पड़ेगा। चाइना में गूगल नहीं चलता, चाइना में आपको अमेरिकन एप्लीकेशन नहीं मिलेंगे, जस्ट बिकॉज ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमी आपको पता ही लग गया है, चाइना। जबकि ट्रेडिशनल इकोनॉमी आज की डेट में अफ्रीका रीजन में कई सारे कंट्रीज यूज करते हैं। काफी पुराना तरीका है अर्थव्यवस्था चलाने का ये। आज की डेट में अगर बेहतर स्थिति आपको चाहिए तो ट्रेडिशनल इकोनॉमी से बाहर आना पड़ेगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी, वही कैपिटलिस्ट बाजार जिसको बोलते हैं, ये हांगकांग, अमेरिका की भी फ्री मार्केट इकोनॉमी है। जबकि हमारी आपको पता है इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रकार है। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको बाकी के 3 नहीं पता थे तो केवल मिक्स्ड से भी आप पकड़ सकते थे, ठीक है। क्वेश्चन को आप कई बार एलिमिनेशन तरीके से भी पकड़ोगे। इस तरीके के क्वेश्चन को जब आपको 4 चीजें दी होंगी, 4 में से आपको 1 या 2 आ रही हैं, बाकी 2 नहीं आ रही हैं, फिर भी आपकी अगर किस्मत अच्छी होगी तो आप उसे एलिमिनेशन के थ्रू अप्रोच कर लोगे। कैसे? आपको केवल 1 आता था, मिक्स्ड इकोनॉमी हमें पता है इंडिया की है, तो डी जो है ये 2 से मिलना चाहिए, तो डी 2 से केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है। आप यहां से भी सही आंसर पे पहुंच सकते थे, ठीक है, क्लियर है। बट मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तो मैं तो पूरा पोस्टमार्टम करूंगा ही भाई। ये आपको मैंने तरीका बताया एग्जाम में। एग्जाम में इसको बोलते हैं आपका एलिमिनेशन अप्रोच। कमांड इकोनॉमी चाइना एंड फ्री मार्केट इकोनॉमी हांगकांग।
ये वाला देखो, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हाउ मेनी सेक्टर्स आर देयर इन एन इकोनॉमी। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था में कितने क्षेत्र होते हैं? बेसिकली 3 होते हैं। आप 3 के साथ ही जाना, ठीक है? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टेरी। फॉर इन केस के लिए मतलब ज्यादा बड़े लेवल पर ले जाता है तो आपसे बाकी के 2 पूछेगा। स्वतंत्रता से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार व्यवसाय का प्रमुख स्रोत क्या था? एजुकेशन। भैया एजुकेशन तो थी ही नहीं हमारे पास। सर्विसेज देने लायक हम थे नहीं, हम तो गुलाम थे। हमें आजादी मिल जाए वही बड़ी बात थी हमारे लिए। इंडस्ट्री भी भूल जाइए, बहुत कम थी, और जितनी भी थी उसमें हमारे मतभेद चलते रहते थे ब्रिटिशर से। ब्रिटिशर जो अपने शराब की फैक्ट्री के, तंबाकू की फैक्ट्रियों के कारखाने चलाते थे, जो रेशम के कपड़े बनाने के, पॉलिस्टर नायलॉन बनाने के कारखाने चलाते थे, उनसे हमारे मतभेद चलते थे। हम लोग तो अपना स्वदेशी आंदोलन चला रहे थे। तो ये तीनों तो नहीं है, एग्रीकल्चर ही एक था हमारी इनकम का सोर्स। ठीक है, अगला देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ। अरे ये तो बहुत सिंपल है, एग्रीकल्चर किसका पार्ट है? प्राइमरी, अभी आपने पढ़ा है। और जबकि देखिए पूछा कहां है ये क्वेश्चन, टीयर 2 में पूछा गया है सीजीएल में, इतना बेसिक सा क्वेश्चन। तभी बार बार मैं बोलता हूं जीएस का लेवल वाला भ्रम बिल्कुल मत पालिए कि ये लेवल है, सीजीएल है तो ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछेगा, सीएचएसएल है तो इजी क्वेश्चन पूछेगा। नहीं, कई बार एमटीएस में वो क्वेश्चन पूछ देता है और सीजीएल में बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन पूछता है। कई बार आप देखोगे ऐसा। यह वाला देखिए, किसी अर्थव्यवस्था में मत्स्य पालन किस क्षेत्र का भाग है? अभी हम लोगों ने बात करी थी थोड़ी देर पहले, मछली उत्पादन हो गया या क्रूड ऑयल हो गया, ये सब आपके किसके हैं? प्राइमरी सेक्टर के ही भाग हैं, जितने भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहे हैं। ये वाला देखो, सेंसस से क्वेश्चन पूछा गया है, और सेंसस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अभी 8-9 दिन पहले ही क्लास कराई थी सेंसस की, 1.5 घंटे की क्लास ली थी। जिसको भी 2011 का सेंसस कंप्लीट करना है, वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल पे जाके आप उससे कवर कर सकते हो। जितने भी बनने वाले क्वेश्चन थे वो सब मैंने उस पर करा दिए, एक ही बार में टॉपिक कवर हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं होता, किसी साल नहीं होता कि सेंसस से क्वेश्चन ना पूछा जाए। हर एक शिफ्ट में लगभग सेंसस से क्वेश्चन होता है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्या कह रहा है? खैर, जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनसंख्या किस क्षेत्र में कार्यरत थी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी या फिर क्वार्टरनी? किस क्षेत्र में सबसे बड़ी जनसंख्या निवास करती थी? मतलब सबसे ज्यादा लोग किस क्षेत्र में आते थे? कोई बताएगा इसका आंसर? आदित्य और शशांक का कहना है डी, मतलब प्राइमरी सेक्टर में आते थे। 2011 की बात हो रही है भाई, 1947 की बात नहीं हो रही है। साहिल का कहना है सी। साहिल के साथ जाया जाए? तो कॉपी कैट ना बनिए बिल्कुल भी। इवन अगर आपसे परसेंटेज पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, हमारे पूरे देश में जो सबसे बड़ी जनसंख्या है अर्थव्यवस्था में, यह प्राइमरी सेक्टर पे ही बिलोंग करती है, तब भी और आज भी। अब उसके 2 आंकड़े हैं। पहली चीज तो यह कि हमारे देश में आज भी करीब 66% क्षेत्रफल में रूरल एरिया आता है। प्राइमरी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की आबादी कितनी है? तो हमारे देश की टोटल पॉपुलेशन में से 55 to 60% लोग प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा है इनमें से? एग्रीकल्चर, पब्लिक सेक्टर जॉब, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट बैंक जॉब? देखिए जितनी भी जॉब्स है ना, ये सब ऑर्गेनाइज सेक्टर है। एग्रीकल्चर सेक्टर ही अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन आज भी हमारे किसानों को हाईटेक क्वालिटी एग्रीकल्चर नहीं आ पा रही है ठीक तरीके से। क्यों? शायद उतनी जागरूकता नहीं है।
लेकिन भारत सरकार उसके लिए प्रयासरत है। भारत सरकार लगातार इस तरीके के कैंपेन चलाती रहती है, योजनाएं चलाती रहती है, ताकि हमारा किसान सशक्त हो। ये वाला देखिए, कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से अचल संपत्ति को शामिल करता है और भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है? चल और अचल संपत्ति का मतलब पता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? जो कि एक से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल, लैंड, जमीन इमूवेबल है। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? अरे भाई, जमीन को एक से दूसरी जगह ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है? चल संपत्ति, जो कि एक से दूसरी जगह चल के जा सकती है। आपका फर्नीचर हो गया, उठाओ गाड़ी में भरो ले जाओ। आपकी कार हो गई, आपकी स्कूटी हो गई, आपका क्रिकेट खेलने वाला बैट हो गया। ये सब क्या है? ये सब आपका मूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या कह रहा है, कौन सा क्षेत्र मुख्य रूप से इमूवेबल प्रॉपर्टी को शामिल करता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी या फिर क्वाटरनरी? प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर आ रहा है, क्रूड ऑयल आ रहा है, फिशरीज आ रही है। ये सब आप एक से दूसरी जगह ले जा सकते हो ना? बिल्कुल ले जा सकते हो। ये मूवेबल है, इमूवेबल नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में आप क्या कर रहे हो? प्रोसेसिंग कर रहे हो। जिस भी प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हो वो प्रोडक्ट आगे जाता है, दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट हो जाता है, या हमारे देश में एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है। ये भी मूवेबल है। चतुर्थक सेक्टर, जहां पर आपके जितने भी एजुकेशन या नॉलेजेबल थिंग आती हैं, ठीक है, एजुकेशन या नॉलेजेबल थिंग है। एग्जाम्पल, आपने किसी को नॉलेज दी, उस व्यक्ति ने आगे पास कर दी, उस व्यक्ति ने आगे पास कर दी, यह भी आपका मूवेबल है। जबकि टर्टियरी सेक्टर एक ऐसा है जहां पर सर्विसेज दी जाती हैं, यह इमूवेबल है। बात आई सभी को समझ? थोड़ा सा टफ था, ट्रिकी था। इस क्वेश्चन का लेवल हल्का नहीं था। यही कारण है, आप देख लीजिए, एक क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। सेवाएं कहीं पर भी दी जा रही है। सपोज बैंक में जो सेवा दी जा रही है, आपका जो बैंक है, कहीं पर तो आपकी ब्रांच होगी, वो सेवा आपको कहीं और तो मिलेगी नहीं, और वो सेवा बैंक ने आपको दी। मान लीजिए आप गए अपने ब्रांच मैनेजर से मिलने और आपको लोन लेना है, आपने बात करी, ठीक है, आप बात करके आ गए, आपको उसने बोल दिया कि ठीक है, आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हो, 10% की जगह 9.2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मैं आपको लोन दे दूंगा। आप खुश हो गए, चले आए, आपको सर्विस मिल गई। अब वो सर्विस आगे आप कहां दे दोगे? नहीं दे सकते ना। आप खुद ही लोन ले रहे हो, आप उससे लोन लेके किसी और को दे दोगे क्या? नहीं दे पाओगे। सपोज डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास आपने ट्रीटमेंट कराया, आपको हाथ में जख्म लगा हुआ था, आपने ट्रीटमेंट कराया, डॉक्टर से सर्विस लेके आ गए। अब वही सर्विस दूसरे को दे दोगे क्या? कैसे दे दोगे? जख्म निकाल के दे दोगे क्या? या उसकी कॉटन लगाई हुई या मेडिसिन निकाल के लगाई हुई किसी और को दे दोगे? दूसरा तो हाथ जोड़ लेगा, भैया अपने पास रख लो अपनी दवाएं और अपनी पट्टी, मैं क्या करूंगा उसका। क्लियर हो रही है बात? मेरी बात आप समझे? तो क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा था भाई ये। आज की बात यहीं तक रखते हैं। ये था टॉपिक आपका फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स। मैं समझता हूं आप सभी को जितने भी फैक्टर्स मैंने बताए हुए हैं वो सब आपके दिमाग में छप गए होंगे। आज की बात यहीं तक रहेगी। आदित्य का कहना है सर यूट्यूब वाली क्लास क्यों नहीं हो रही है? भाई है क्या ना, मेरा जो स्टूडियो है इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूं कहीं दूसरी जगह पर, तो थोड़ा सा हौच पौच है। मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल लास्ट तक यूट्यूब पर क्लासेस चल जाएंगी। कोई इफ एंड बट नहीं, कोई टरकाने वाली बात नहीं कि मैं आपको बोल दूं 5 दिन बाद हो जाएंगी या कल से हो जाएंगी, नहीं। थोड़ा सा टाइम लग रहा है। 15 अप्रैल के बाद मोस्ट प्रोबेबली यूट्यूब पर बिल्कुल शुरू कर दूंगा, ठीक है। और टाइम टेबल के साथ ही रहेगी यूट्यूब पे, वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू कर दूंगा। अगर मैं 15 अप्रैल से भी शुरू करता हूं तो आपका पेपर मैं मान के चल रहा हूं जून में हो जाएगा, तो हमें पर्याप्त समय मिल जाएगा। आधा अप्रैल मिल जाएगा, मई मिल जाएगा, आधा जून मिल जाएगा, ठीक है। अगर मुझे 50 दिन भी मिल गए तो 50 दिन में
हो जाएगा फिर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करानी है। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट सुबह 8:30 कल मिलेंगे, ठीक है। बाकी इकोनॉमी वाले स्टूडेंट अब क्लास मंडे को होगी सीधे। थैंक यू एवरीवन।